नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी का टेस्ट 14। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की कौन सी प्रणाली शुरू की थी? विच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी? गल्ला बख्शी, मसाहत, मुक्ताई, बटाई या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है मसाहत, क्योंकि ये भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था इसमें। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? बरार इमाद शाही, बीजापुर आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बिदर बरीद शाही। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए इस क्वेश्चन में ई आंसर होगा, क्योंकि ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं। किस युद्ध ने मुगलों को भारत का राज सिंहासन पुनः प्रदान किया? विच वॉर गेव मुगल्स द थ्रोन ऑफ इंडिया अगेन? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, कन्नौज का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध? या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो देखिए जो सरहिंद का युद्ध था वो कब हुआ था? जून 1555 में। ठीक है, और इसमें मुगलों ने सिकंदर सूर अफगान को बुरी तरह पराजित किया था। इसके बाद हुमायूं को दोबारा राज सिंहासन मिला। तो आंसर तो हो गया आपका डी, सरहिंद का युद्ध। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले फरवरी 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ? फैब 1555 में। इसमें अफगानों को हराकर मुगलों ने पंजाब पर अधिकार किया था। जबकि आपका जो कन्नौज का युद्ध था इसमें, और या ये बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसको, ये 1540 में हुआ। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और पानीपत का जो युद्ध है वो हुआ था पहला वाला 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो आंसर हो गया डी, पुनर्जन्म का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, सबसे पहले कहां से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, ईश उपनिषद से या मुंडक उपनिषद से? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद से। हरण्यक वंश में सुनिधि और वत्सकार ये कौन थे? राजनयिक मंत्री थे, महत्वपूर्ण प्रांत थे, यज्ञोपवीत संस्कार या फिर मुख्य प्रतिद्वंदी थे? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए जो सुनिधि और वत्सकार थे ये राजनयिक मंत्री हुआ करते थे, जो कि अजात शत्रु के टाइम पे देखने को मिलता है, जिसमें वज्जी को जीतने के लिए जब अजात शत्रु ने 3 चीजों का बेसिकली यूज किया था। एक सुनिधि, वत्सकार जो कि आपके डिप्लोमेटिक मिनिस्टर हो गए, इसके अलावा एक रथ मूसला, ये एक तरह का रथ मान लीजिए जिसके आगे एक, जैसा बाहुबली मूवी में है ना, वो आगे एक रथ में आगे चक्र चल लगा लेता है वो, और एक इसके अलावा महाशिलकंठक। ये वही हो गया, इंजन है एक, बड़े बड़े पत्थरों को बांध उसमें फंसा करके फेंक देना, जो कि महेंद्र बाहुबली ने किया था। और ये वो हो गया जो भल्लाल देव ने किया था उस मूवी में, है ना, वैसा ही कुछ होगा। खैर आंसर हो गया ए, राजनयिक मंत्री। निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सही रूप से मेल खाते हैं? Which of the following symbols are correctly matched with the event of Buddha's life? बर्थ, लोटस एंड बुल, बिल्कुल सही। बुद्ध के जन्म को कमल और बैल से दिखाया जाता है। महाभिनिष्क्रमण, पहिया निर्वाण, स्तूप, और महापरिनिर्वाण, बोधि वृक्ष। तो देखिए महाभिनिष्क्रमण को पहिए से नहीं घोड़े से दिखाया जाता है ना, हॉर्स।
और आपका जो निर्वाण है इसको बोधि वृक्ष, ये वाला है ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, निर्वाण बोधि वृक्ष। उसके बाद महापरिनिर्वाण है जो, ये स्तूप, ये इसका सिंबल है। और इसके अलावा पहिया किसका सिंबल है, ये है धर्मचक्र परिवर्तन, जो पहला सरमन दिया था उन्होंने बुद्ध ने सारनाथ में, उसका सिंबल है धर्मचक्र परिवर्तन का पहिया। तो आंसर हो गया ए। गांधी जी के साहित्यिक कार्यों में से कौन गुजराती में अनटू द लास्ट का अनुवाद है ना, एक बुक है अनटू द लास्ट, उसका अनुवाद गुजराती में कौन सी है, हिंद स्वराज, सर्वोदय, यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन। तो देखिए ये अनुवाद किया गया है सर्वोदय में। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी जगह संबद्ध व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाती है, बेल्लूर रामकृष्ण परमहंस, तलवंडी गुरु नानक, पुडुचेरी टीपू सुल्तान, हल्दी घाटी राणा प्रताप। तो देखिए हल्दी घाटी राणा प्रताप बिल्कुल सही है, बेल्लूर रामचंद्र परमहंस बिल्कुल सही है, तलवंडी गुरु नानक बिल्कुल सही है, और पुडुचेरी के साथ अरविंदो घोष, अरविंदो आश्रम बना हुआ है ना यहाँ पे। तो आंसर हो गया सी। एटकिंसन कमीशन का उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एटकिंसन कमीशन? पुलिस के कामकाज की जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ पुलिस, सिविल सेवा में अधिक भारतीयों को शामिल करना, टू इन्वॉल्व द मोर इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा में दोषों को दूर करना, टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, या भारतीय सेना में भारतीयकरण को सुझावा देना, टू सजेस्ट द इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, क्योंकि एटकिंसन कमीशन का ऑब्जेक्टिव था सिविल सेवा में अधिक भारतीयों को शामिल करना। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें। चौरी चौरा घटना 1922 की है। सीपीआई फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ आरएसएस स्वराज पार्टी का फाउंडेशन। तो देखिए सीपीआई के फाउंडेशन हुआ आपका 1921 में, आरएसएस का हुआ 1925 में, और स्वराज 1923 में। तो अगर इसको लगाएंगे तो आंसर होगा 2143। तो 2143 इज बी। मिट्टी के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? क्लाइमेट, जलवायु, टोपोग्राफी, समय, जैविक कारण, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जलवायु इसका कारक है, टोपोग्राफी भी इसका कारक है, समय भी इसका कारक है, और जैविक कारक भी एक कारक है। इसके अलावा पेरेंट मटेरियल भी एक इंपॉर्टेंट कारक होता है। तो आंसर होगा ई। 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से परे वनस्पति पाई जाती है। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वन, टुंड्रा फॉरेस्ट, टुंड्रा वन, शंकुधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, टुंड्रा फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सही। पंपास साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही। पुस्ताज हंगरी, बिल्कुल सही। और कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया नहीं न्यूजीलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है? डाउन्स। आंसर हो गया इसका डी, समुद्र जिसके तट नहीं है, सी विच डज नॉट हैव द कोस्ट, ब्लैक सी, अरल सी, सरगेसो सी, या अरेबियन सी। देखिए ब्लैक सी, अरल सी, अरेबियन सी, इनके तो कोस्ट याद ही करने होते हैं ना। इस क्वेश्चन का आंसर है सरगेसो सी। सरगेसो सी आपका अटलांटिक ओशन में, एक ओशन के बीच में एक ऐसा सागर है जिसमें कोई कोस्ट लाइन नहीं है जिसकी, ठीक है। और ये बेसिकली आपको यूएसए के ईस्ट साइड में मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, गल्फ स्ट्रीम जिस जगह पर आती है, ठीक है। तो आप इसकी लोकेशन एक बार देख लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि ऐसा समुद्र जिसकी कोस्ट लाइन ही नहीं है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल है जो, उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है, भिन्नता होती है, वो क्या है? रेपिटी, कोनार्ड, मोहो या लेमन। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनकी तीनों की आप डिसकंटिन्यूटीज याद कर लीजिएगा, है ना। मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग, लेहमन,
ये सब जो है, तो अपर मेंटल और जो लोअर मेंटल है, इनके बीच की डिसकंटिन्यूटी है जो, उसका नाम है रेपिटी। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य कोयला खनन क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कोल माइनिंग एरिया? अपलेशियन रीजन, डोनट्स बेसन, कुजनेट्स बेसन या लेक सुपीरियर रीजन? नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए, अपलेशियन बेसन, डोनट्स बेसन और आपका कुजनेट बेसन, ये तीनों ही कोयला क्षेत्र हैं। और आपका जो लेक सुपीरियर क्षेत्र है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि यूएसए के रीजन में है और आयरन और या कॉपर रिलेटेड क्षेत्र है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि नहीं पूछा था। निम्नलिखित में से किसे स्कैंडिनेविया कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, लैटविया। नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड या डेनमार्क, लिथुआनिया, लैटविया या एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड या बेलारूस, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं आपका ऑप्शन बी, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पर कुछ नॉर्डिक कंट्रीज भी हैं, है ना, नॉर्डिक कंट्रीज। इनको आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि कौन कौन से हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज। मक्का का त्रिभुज, ट्रायंगल ऑफ मेज इज अ मेजर क्रॉप ऑफ डाउन्स, वेल्स, पंपास या कैंटरबरी? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, ट्रायंगल ऑफ मेज कहाँ का है? वेल्स, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी, इंदिरा गांधी वन अकादमी देहरादून, राष्ट्रीय पर्णपाती वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर, नेशनल डिसीडुअस फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जबलपुर, ये भी सही है और ये भी सही है। आपका वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलोर में, ये भी सही है। और इसके अलावा सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में ना होकर के कहाँ है? ये कोयम्बटूर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित रामसर वेटलैंड का मिलान कीजिए। देखिए, उजनी ये कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। रुद्रसागर त्रिपुरा में, रेणुका हिमाचल प्रदेश या सुखना चंडीगढ़ में? तो सारे सही मैच्ड हैं, आंसर हो जाएगा ए। बची हुई सारी वेटलैंड साइट्स आपको एक बार लिस्ट पूरी देखनी है और उसके बाद उन सारी लिस्ट को एक बार मैप में लोकेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये आता है कि इनमें से कौन सी साइट इस स्टेट में है या नहीं है ना। तो हिमाचल प्रदेश की साइट्स कौन सी हैं, पंजाब की कौन सी, ये सारी आपको एक बार देख लेना है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा कहा है? In which of the following case Supreme Court declared federalism, secularism and democracy is a part of basic structure of Constitution? केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980, इंदिरा सहानी केस 1992 और एस.आर. बोमाई केस 1994। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई, क्योंकि इसके लिए केशवानंद भारती तो है ही है और साथ में एस.आर. बोमाई केस भी सही है। तो आंसर ई में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरस्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स? तो देखिए, ये इंटरस्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ पर दिया हुआ है? ये दिया है पार्ट 13 में, और कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 301 से लेके 307 तक। और यहाँ ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 300, आर्टिकल 301, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 368। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज? राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण एक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। संवैधानिक आपातकाल बिल्कुल सही, राज्य का आपातकाल ये भी सही, और राष्ट्रपति शासन भी इसी को कहते हैं, ये भी सही। राष्ट्रीय आपातकाल अलग चीज है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और ये आर्टिकल 356। तो आंसर हो गया हमारा
ई, भारत के कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। 4 बने, 5 बने, 6 बने या 7 बने, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, आपके मोरारजी देसाई हो गए, ये कहाँ के बने थे? ये बने थे बॉम्बे के, ठीक है, बॉम्बे स्टेट के। आपके उसके बाद वीपी सिंह, ये बने थे उत्तर प्रदेश के। और चौधरी चरण सिंह, ये बने उत्तर प्रदेश के। और पीवी नरसिम्हा राव, ये बने थे आपके आंध्रा के। और एच डी देवेगौड़ा जो थे वो आपके कर्नाटका के थे। और मोदी जी, ये आपके गुजरात के थे, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 6। आंसर सी। संविधान के आर्टिकल 75 में शामिल है। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। तो देखिए, आर्टिकल 75 में मेंशन्ड है आपकी सामूहिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों। आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? एससी के लिए राष्ट्रीय कमीशन, ये है आर्टिकल 338, तो ये तो हो गया। एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये है आर्टिकल 338 ए, ये भी हो गया। और ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये अभी नया बना दिया गया आर्टिकल 338 बी में, तो ये भी हो गया। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, तो आंसर हो गया डी। आयोग है, इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही। परमानेंट इंस्टीट्यूशन, स्थायी संस्था, ये भी सही। स्वतंत्र संस्था भी है। उसके बाद गैर स्थायी और संवैधानिक संस्था भी है, आर्टिकल 324 में मेंशन है ना। तो आंसर हो गया ई। यूपीएससी के बारे में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूपीएससी? इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 315, ये सही है। उसके बाद पार्ट 14A में इसका उल्लेख है, नहीं, पार्ट 14 में इसका उल्लेख है ना। उसके बाद प्रशिक्षण भी यूपीएससी की एक मुख्य चिंता है। ट्रेनिंग इज ऑल्सो मेन कंसर्न ऑफ यूपीएससी, तो नहीं। उसके अलावा यूपीएससी द्वारा दी गई सलाह केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बाध्यकारी नहीं होती है। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आंसर हो गया हमारा ए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग, ये यूपीएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब डीओपीटी देखता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, या और इसके अध्यक्ष को संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये एक वैधानिक संस्था है और ये एक गैर संवैधानिक संस्था भी है। इट इज ए स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जबकि आपका यूपीएससी और स्टेट पीएससी हैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है ना। और ये आपका एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए ये स्टैट्यूटरी कमीशन हो गया। तो आंसर हो गया इसका ई। और एक बात ये कि चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, नहीं, ये इनके चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में या 2 सालों में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल है और इसका आंसर है बी, 5 साल में। पूरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज गिवन बाय, विकास का पूरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? पूरा क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, सुब्रमण्यम जयशंकर, आई.के. गुजराल या अमर्त्य सेन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, पूरा मॉडल बहुत ही फेमस है, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था। आंसर ए। स्वास्थ्य के लिए एसडीजी लक्ष्य नीचे दिए गए हैं, कौन सा है स्वास्थ्य वाला एसडीजी? एसडीजी 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। एसडीजी 2, 3, 4, तो स्वास्थ्य के लिए जो है वो है एसडीजी 3।
आंसर सी। बचे हुए जितने भी ये एसडीजी हैं ये सब आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक है। द अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रमिक क्रम में बेरोजगारी कार्यक्रमों की व्यवस्था करें। अन्नपूर्णा योजना, भारत निर्माण या एनआरईजीपी। देखिए अन्नपूर्णा योजना है जो वो कब की है आपके 1999, भारत निर्माण है जो वो है 2005 और एनआरईजीपी मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये कब का है, ये है 2006 का। तो लाइन से ही लगे हुए हैं, आंसर हो जाएगा 1 2 3 ए। बेस रेट इज, बेस रेट है क्या, ब्याज दर में वृद्धि, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को धन की अनुमति देता है, रेट एट विच द सेंट्रल बैंक अलाउ मनी टू कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेता है, रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। या फिर जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। तो देखिए ये तो हो गया आपका बेस रेट, है ना, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। वो भी किस पे, परसेंटेज बेसिस पे होता है। तो सुना होगा आपने कि 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, तो अगर 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ जाएगा, 0.25%, ठीक है। वहीं रेट एट विच द सेंट्रल बैंक अलाउ मनी टू कॉमर्शियल बैंक, ये होता है आपका बैंक रेट, ठीक है। और वहीं रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ये होता है रेपो रेट। और इसका विपरीत जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेता है तो उसे कहते हैं हम रिवर्स रेपो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर, इनकम टैक्स, आयकर या सेल्स टैक्स। तो देखिए इसमें से सेल्स टैक्स है जो वो इनडायरेक्ट टैक्स है और बाकी ये तीनों तो डायरेक्टली लगते हैं, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, डायनामाइट माइकल फैराडे, डायनामो अल्फ्रेड नोबल, इलेक्ट्रिक लैम्प जेएल बेयर्ड। देखिए कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही है, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल और डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की थी, और इलेक्ट्रिक लैम्प जेएल बेयर्ड नहीं है, इनका आंसर है थॉमस एल्वा एडिशन। और जेएल बेयर्ड ने क्या किया था, ये किया था इन्होंने टेलीविजन की खोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम कैंडला, लौ की तीव्रता कैंडला, जड़त्वा गुण किलोग्राम वर्ग मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी स्क्वायर मीटर, शक्ति पावर वॉट, चुंबकीय प्रेरण हेनरी, मैग्नेटिक इंडक्शन हेनरी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ये सभी करेक्टली मैच्ड है, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम की यूनिट कैंडेला होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की केजी स्क्वायर पर मीटर, पावर वॉट और मैग्नेटिक इंडक्शन आपका हेनरी। सटीक स्थिति और गति एक साथ निर्धारित नहीं की जा सकती, एग्जैक्ट पोजीशन एंड द मोमेंटम कैनॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, इज गिवन अंडर, कहाँ पे दिया गया है, बोर्स मॉडल में, प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, डी ब्रॉगली समीकरण में, डी ब्रॉगली इक्वेशन में, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनिश्चितता सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए बोर्स मॉडल है जो, उसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में दिया गया है, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद प्लैंक्स का जो क्वांटम थ्योरी है, इससे हमें फोटोन की जानकारी मिलती है ना। और डी ब्रॉगली इक्वेशन हम पहले भी डील कर चुके हैं एक बार, ये डुअल नेचर के बारे में बात करता है, जिसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों के बारे में बात करता है। उसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जो बताता है कि सटीक स्थिति और गति एक साथ निर्धारित नहीं की जा सकती। आपको याद रखना है ये। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसमें शून्य न्यूट्रॉन्स होते हैं, which of the following are having 0 neutrons in the periodic table, प्रोटियम,
ड्यूट्रियम, ट्रिटियम या ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए आपका जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, एक 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। आइसोटोप तो समझ रहे हैं ना, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर अलग अलग होता है ना, अलग अलग है। देखिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। ऐसे ही कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, है ना, जैसे कार्बन का भी 6C12, 6C13 और 6C14, है ना। तो ये देखिए मास नंबर यहाँ भी अलग है ना, एटॉमिक नंबर सेम है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है तो उसे आइसोटोप्स बोलते हैं। तो खैर हम यहाँ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अभी। तो हाइड्रोजन में जो ये पहला वाला है 1H1, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, ये, और ये दूसरा वाला है इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, और ये तीसरा है जो ये, इसको हम ट्रिटियम कहते हैं। तो आपका जो प्रोटियम है वो इकलौता आइसोटोप है पीरियोडिक टेबल का जिसमें 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आंसर हो गया आपका ए। वहीं अगर ड्यूट्रियम की बात करें तो ये हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर, है ना। और कहाँ यूज होता है ये? न्यूक्लियर रिएक्टर में, कैसे? मॉडरेट्स की तरह, है ना, कूलेंट मॉडरेट्स की तरह। और ट्रिटियम की क्या होता है? ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, प्रोटियम। निम्नलिखित को मिलाएं, मैच द फॉलोइंग। विटामिन B3, B5, B6 और B7। तो देखिए B3 होता है नियासिन, B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 होता है पेरिडॉक्सिन और B7 होता है बायोटिन। तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं। आंसर हो जाएगा ए। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, मिशन इंद्रधनुष इज कंसर्न्ड विद टीकाकरण कार्यक्रम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, टीकाकरण कार्यक्रम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें कौन कौन सी डिसीजेस कवर थी? पहले तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में इसकी चर्चा हुई है और बिहार का इसमें प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है इस साल। तो आपको ये याद रखना है बिहार के एग्जाम के लिए। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी डिसीजेस मूलतः थी, कौन सी डिसीजेस बाद में ऐड हुई, और टोटल अभी कौन कौन सी डिसीजेस इस कार्यक्रम के अंतर्गत काउंट होती हैं। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक डिप्थीरिया, दूसरा वूपिंग कफ, तीसरा टिटनेस, पोलियो, टीबी, मीजल्स, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये तो इसमें मूलतः थी। फिर उसके बाद इसमें 4 2016 में और ऐड हो गई थी, एक रूबेला, एक जैपनीज एंसेफेलाइटिस और एक आईपीवी। आईपीवी समझ रहे हैं? इंजेक्टेड पोलियो वायरस, है ना। पोलियो की 2 तरह से वैक्सीन मिलती है ना, एक ओपीवी और एक आईपीवी। ओपन पोलियो वैक्सीन, आईपीवी इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो उसके अलावा रोटा वायरस और निमोनिया, ये अभी 2017 में ऐड हुई है। तो अगर कोई पूछ ले कि रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है, तो निमोनिया को भी उसमें डाल दिया गया है अंडर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। रिसर्च इंस्टीट्यूट आर देयर इन बिहार एज ऑन 2018। 2018 तक बिहार में कितने अनुसंधान संस्थान हैं? ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी इकोनॉमिक सर्वे में। और अगर आप SCS का जिस्ट देखेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स दी गई, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2014 से 2018 तक की पूरी लिस्टिंग दी गई है उसमें। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। खैर इस क्वेश्चन का आंसर है 10, 15, 5, 8 में से 15 बी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत कितना अनुदान दिया जा रहा है? हाउ मच ग्रांट इज गिवन अंडर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना। तो देखिए ये बिहार सरकार की एक माइनॉरिटीज के लिए एक योजना है जिसमें हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके लिए जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं वो हैं 1500, 1000, 500 या 2000। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 बी। हाउ मैनी चाइल्ड होम्स आर फंक्शनिंग इन बिहार? बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत हैं? 13, 23, 33 या 43, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए बिहार में टोटल 33 बाल गृह कार्यरत हैं। तो आंसर सी, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन बिहार एरिया वाइज पूछ रहा है, इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिहार में अधिकतम वन क्षेत्र किस जिले में है? रोहतास में, जमुई में, पश्चिमी चंपारण में या सीतामढ़ी में, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक।
देखिए सबसे ज्यादा है आपके जमुई में, ऑप्शन बी इज द आंसर। और सबसे कम कहाँ है? जहानाबाद में। साथ सीमा का संबंध किस जिले से नहीं है, मतलब विच डिस्ट्रिक्ट डू नॉट शेयर द बाउंड्री विद पटना? सारण, भोजपुर, नालंदा या बक्सर? तो बताइए पटना के साथ कौन कौन से जिले हैं जो बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं? इस सारण भी करता है, भोजपुर भी करता है, नालंदा भी करता है, बक्सर नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। और कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि पटना के साथ और कौन कौन से बचे हुए जिले हैं जो बाउंड्री को शेयर करते हैं। और आपको पूरे मैप की एक डिटेल्ड स्टडी करनी है जिसमें आपको यूपी टचिंग डिस्ट्रिक्ट देखने हैं, ऊपर नेपाल टचिंग डिस्ट्रिक्ट भी देखने हैं, और इधर वेस्ट बंगाल टचिंग डिस्ट्रिक्ट भी देखने हैं, इधर झारखंड टचिंग भी डिस्ट्रिक्ट सारे देखने हैं। किस जिले में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, जमुई, मुंगेर, बक्सर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? जिसने एक बार भी इसका मैप देखा है और थोड़ी सी भी तराई रीजन, भाबर रीजन, प्लेन्स की समझ है अगर, तो बड़ी आसानी से इसका लग जाएगा। आंसर है पश्चिमी चंपारण। 18 तक बिहार में कुल कितने बाघ पाए गए? 21, 31, 41 या 51? तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है जो 2018 की ही गिनती बताता है, और उस हिसाब से 31 बाघ अभी तक पाए गए हैं। तो आंसर हो गया बी। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है बिहार में? भागलपुर में, मुंगेर में, कटिहार में या जमुई में? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो वो आपका भागलपुर में स्टेब्लिश्ड है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी भागलपुर में है। तो अगर किसी को दोनों में से कोई एक फैक्ट पता है तो लिंक कर लेगा आपस में। सरकार किसानों को पराली जलाने पर दंडित करेगी 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बिहार गवर्नमेंट विल पेनलाइज द फार्मर फॉर स्टबल बर्निंग फॉर 3 years, 5 years, 1 year एंड 2 years। तो देखिए किसानों को 3 साल के लिए दंडित किया जाएगा। आंसर ए। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्द ही मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।